नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन के टाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर हम जैविक खेती के निमित्त आदानों के गणित के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोडायनेमिक कंपोस्ट के बारे में। किसान साथियों, जैसे ही बायोडायनेमिक कंपोस्ट की बात आती है तो ये बायोडायनेमिक एक अंग्रेजी शब्द है। मैं सीधे सीधे किसान की भाषा में शब्दों में बात करूं तो ये है कि हमारे वास्तु और ग्रह और नक्षत्र की दिशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदानों की निर्मित करना जो आगे जाके हमारी फसल के अंदर पोषण में, कीट में और रोग नियंत्रण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब मैंने बात की वास्तु की, ग्रह की, नक्षत्र की, तो क्या इनका योगदान खेती में है क्या, इस पर चर्चा का ध्यान में हमारे किसान के होनी चाहिए। अब क्या योगदान है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे कहते थे कि सावन में सुतो भलो उबो भलो आषाढ़ में। ये बात चांद की स्थिति के ऊपर कहते थे कि जब चांद शाम रात को हम देखते थे तो चांद की ये स्थिति वर्टिकल में होनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए। वर्टिकल सावन के महीने के अंदर सुत उबो भलो, सावन में सुतो भलो उबो भलो आषाढ़ में। आप इस बात को समझना कि सोई हुई स्लीपिंग स्टेज यदि सावन के अंदर है तो ये समझ लो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी गुड, ये अच्छी है। उबो भलो आषाढ़ में ये सिचुएशन यदि रहती है तो क्लाइमेटिक स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल इस बार अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसे ही कई बातें हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले निर्धारित कर ली थी। ऐसे ही वार की बात करें तो अपन कहते हैं बुध बोवनी शुक्र लावणी, बुधवार को बुआई करे तो बढ़िया, शुक्रवार को कटाई करे तो बढ़िया। इसके पीछे भी समझ की बात है। अधिकतम पूर्णिमाएं बुधवार के आसपास रहती है। पूर्णिमा को जल तत्व जमीन के ऊपर की तरफ अभिगमन करता है। जल तत्व जमीन के ऊपर की तरफ अभिगमन करने के बाद बुआई करने की वजह से ऊपर की सतह में नमी अच्छी होने से अंकुरण क्षमता बेहतरीन मिलती है। और वैसे ही अमावस्या के बाद में शुक्रवार के आसपास यदि हम कटाई करते हैं तो उसका फायदा हमें बढ़िया मिलता है, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा की जो रोशनी वो नीचे की तरफ, इसमें अंधकार होता है तो जल तत्व जमीन के नीचे की तरफ अभिगमन करता है। तो जब ऊपर की तरफ नमी कम रहेगी तो कीट एवं रोग और सभी तरह की जो भी फंगस है वो कम रहेगी। तो कीट, रोग और फंगस कम रहेगी तो उत्पादन हमारा शुद्ध मिलेगा। अतिरिक्त रूप से किसी तरह की ऊर्जा का खर्च हमें नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों वर्ष पहले इस तरह की परिकल्पना का पालन कर दिया था। रुडोल्फ स्टोनर नामक एक दार्शनिक वैज्ञानिक ने हमारे भारत की जितने भी प्राचीन व्यवस्थाएं उनके ऊपर अपना अध्ययन किया और अध्ययन के बाद पाया कि यहाँ पर इस तरह के ग्रह और नक्षत्रों के उस पर काम किया जाए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। इसी के अनुरूप इसकी एक धारणा चली कि इसको हम बायोडायनेमिक कंसेप्ट के रूप में जानने लगे विश्व भर के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं बायोडायनेमिक कंपोस्ट और बायोडायनेमिक विषय के बारे में। तो इसके ऊपर पूरा कैलेंडर बना हुआ है, कब कौन सी फसल के अंदर सिंचाई करनी है, कब क्या करना है। ये सब चीज़ों के अलावा पोषण प्रबंधन में एक जो खाद काम आता है वो है बायोडायनेमिक कंपोस्ट। बायोडायनेमिक कंपोस्ट के अंदर बायोडायनेमिक BD 500 से लगा के BD 508 तक अलग अलग तरह की खाद बनती है। आज हम बात करें इसमें किसका योगदान है। ग्रह नक्षत्रों की चाल के साथ साथ गाय के कृषि उत्पाद भी काम में आते हैं। अब उसमें क्या चीज़ है कि हमने गाय को माता का दर्जा दिया है और ये न केवल जीवंत रूप में ही हमारे को फायदा पहुंचाती है, मरण उपरांत भी खेती के अंदर महत्वपूर्ण विषय साबित करती है। उसका उदाहरण ये गाय के सींग, गाय के खूर, गाय का शरीर, ये सब फायदा पहुंचाती है। अब इसीलिए हम गौ को समाधि देते थे। गांव के ऊपर गांव के बुजुर्ग लोग जब गाय की मृत्यु होती थी तो उसको समाधि देते थे। गांव के नंदी की मृत्यु होती थी तो उसको समाधि देते थे। कारण क्या होता कि जहाँ पे भी गाय को अपनाया जाता, जहाँ पे भी उसको ज़मीन में गाड़ा जाता था तो वहाँ ज़मीन के अंदर इस तरह की रचना बनती कि वो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ होती और वहाँ बहुत ही पोषक तत्व बढ़ते थे। आज हम बात कर रहे हैं गाय के सींगों की कि क्या गाय के सींग भी काम आते हैं क्या। गाय के सींग से BD 500 नामक खाद बनती है जिसको सींग खाद कहा जाता है। बनने के बाद में ये 30 ग्राम मात्रा 13 लीटर पानी में डालने के बाद में ये पोषण प्रबंधन की समस्त समस्याओं को दूर कर देती है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर लंबे चौड़े इसके ऊपर अनुसंधान कर लिए हैं। हमने भी प्रयोग रूप से इसको सिद्ध कर लिया।
अब बात करते हैं कैसे इसको बनाते हैं, क्या करते हैं। प्राकृतिक रूप से गौ माता की मृत्यु होने के बाद में जब इसके सींग उसके सर से अलग हो जाते हैं तो हमारे को इसको सींगों को दूर से अलग कर लेना चाहिए। कई काश्तकार जो रुचि रखते हैं गौ पालन में, वो गायों के सींगों पर कलर कर देते हैं, वो सींग हमारे काम के नहीं है। कई बार गाय गौ माताएं आपस में झगड़ती लड़ती है, सींग टूट जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, वो सींग हमारे काम के नहीं है। दोनों तरह के सींगों के अलावा साफ सुथरे सीधे सींग हमारे काम के आते हैं। देसी गाय का सींग ही हमारे को काम में लेना है। भैंस का सींग, हाइब्रिड गाय का सींग कोई काम का नहीं है। कारण बता देता हूँ, उन सींगों की रचना सही नहीं होती है। ये गाय के सींग सीधे आपको दिख रहे हैं, सीधे सींग है, और इन सींगों को हमें रेजमाल की सहायता से साफ करने होते हैं। अंदर सरिया डाल के एकदम उसको बंसी के जैसे क्लियर करना होता है। ये करने के बाद में जब ये हमारे पास सींग प्राप्त हो जाते हैं तो हम गाय का, देसी गाय का ताज़ा गोबर लेके उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के और उसकी लई बना देते हैं। ये बन रही है लई। अब इसके अंदर पानी मिला के हमने लई बना दी, और लई बनाने के बाद में हम इसको भरेंगे। इसके अंदर इस गोबर को भर के इतना दबाते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं बचनी चाहिए। अब आपके सामने ही मैं इन साफ सुथरे सींगों को इसके अंदर मैं भर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल इसको मैं भर रहा हूँ, एकदम पैक एयर टाइट इसको हमारे को भरनी होती है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें हम लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अंगुली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से इसको ये आप देख रहे हैं एकदम पैक कर रहे हैं इसको, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की हवा ना रहे, और हवा नहीं रहने से इसमें किसी प्रकार की कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो ये थी, हमने देखा कि ये हमने सींगों को भर दिया, ये कंप्लीट सींग इस तरह भर दिए, विकार रहित खराब और साफ सींगों को हमने काम में लिया। अब इन सींगों को कैसे डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। आश्विन नवरात्रा के अंदर हम जमीन के अंदर इसको डालते हैं और वापस दूसरे नवरात्रा के अंदर इसको निकाल लेते हैं, या हम एक नवरात्रा में भरना, दूसरी नवरात्रा में इसको निकालना, ये इसकी प्राचीन पद्धति है। आज आपके सामने इसको जमीन में कैसे डालना है, कैसे क्या करना है, इसको भी आप देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे क्या इसको जमीन के अंदर डालना है। तो मैंने बताया एक नवरात्रा में इसको दबाना होता है, दूसरी नवरात्रा में इसको निकालना होता है। करना क्या होता है कि ये जो नीचे ये वाला जो सिरा है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ये वाला सिरा नीचे की तरफ रहेगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि कुछ तो सीधा ज़मीन के अंदर सीधा ही इसको ऐसे ऐसे ज़मीन में डाल देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी नीचे आप बजरी डाल दो। उसका मैं फ़ायदा बता देता हूँ कि जब ये बनेगा तो एकदम पाउडर के जैसे बनेगा, सूखा हुआ, जैसे गीला आटा सूखने के बाद किस तरह डली बनती है, वैसे ही इसके अंदर पूरी डली बनेगी। इसका भी मैं आपको वीडियो में अभी बताऊँगा। लेकिन इसके नीचे हमने ऐसे बजरी डाल दी तो हल्के से भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी यदि हमारे को नीचे पड़ा तो ये हमारे को मिल जाएगा। अब हम इसको ज़मीन के अंदर भर रहे हैं, एक सींग के बाद दूसरे सींग, इसके सींग के पास सींग हम जोड़ते रहेंगे, और इसको नीचे ज़मीन में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये रचना, ये गीला सा है, इसको मैं ज़मीन में सीधा सीधा मैं यहाँ पर जमा रहा हूँ। अब जैसे ये मेरा सींग भरा हुआ है और मैं अभी इसको जमा रहा हूँ, ये सारे सींग में इसमें ये ज़मीन के अंदर जैसे इस तरह ये सींगों को मैं रख रहा हूँ। कंप्लीट सारे सींग इसके अंदर मैं रख दिए। अभी जैसे ये पूरे सींग रख दिए, अभी रखने के बाद में वापस इसके ऊपर मैं अभी मिट्टी डाल दूँ। सावधानी पूर्वक मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इनको कोई खराबा नहीं हो। अब जगह का चयन करते समय हमारे को ध्यान क्या रखना था कि यहाँ पानी भरने वाली जगह नहीं हो, ट्रैक्टर या वाहन निकलने वाली जगह नहीं हो, और किसी तरह से जानवर निकलने वाली जगह नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि एकांत में ये जगह हो। पूरी इसको मैं पूरा पैक करूँगा अभी वीडियो के पश्चात में। पूरा पैक करने के बाद मैं यहाँ बोर्ड इसलिए लगाऊंगा कि लोगों को जानकारी रहे कि यहाँ सींग खाद है, अन्यथा कोई काम यहाँ पर न करें। अब बात करते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे और निकालने के बाद उसमें कैसा खाद होता है। तो किसान साथियों, जहाँ पर मैं बात कर रहा था कि निकालना कब है, तो ये तो हमारा एक वीडियो डमी वीडियो भी है, इसमें कुछ इस तरह से भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे निकालना है। क्योंकि अभी जिस समय हमें बैठे हैं वो नवरात्रा का समय नहीं है, तो आपको ये ध्यान रख रहा है कि जिस नवरात्रा में हमें डालें उसके 6 माह बाद अगले नवरात्रा में हमें निकालना है। लेकिन किस तरह निकालना है ये एक आपको मैं डेमो के अंदर दिखा रहा हूँ। ज़मीन के अंदर अभी मैंने खोद लिया, इसको खोदने के बाद ये सींग की रचना आप देख रहे हैं, ये रचना हमारे को ऐसे मिलेगी। लेकिन किस तरह का खाद तैयार होता है ये आपको देखना है। अब इसके अंदर मैं इनको ऐसे बारीकी से निकाल रहा हूँ, और निकालते समय ध्यान क्या रखना है कि उसके नीचे मैं उसमें हाथ लगाऊँ। हाथ क्यों लगाना है? क्योंकि इसका कल्चर जैसे ये मैंने हाथ लगा के इसी को अब ऐसे कर लिया।
अब ये सींग मेरा पूरा सुरक्षित है, अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें पूरी खाद को मैं बाहर निकालूंगा। अब ये निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से इसको बाहर। अब आप देखना, ये पूरी खाद मैं इसको हार्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखो इसमें से कैसा खाद निकल रहा है, ये भी इसको ध्यान में रखने वाली बात है। अभी इसमें से पूरा खाद आप नज़र आ रहा है, ये पूरा पैक पड़ा है और इसके अंदर बिल्कुल सूख गए। ये जो गोबर मैंने गीला गोबर डाला है वो एकदम सूख चुका है। अब कैसा सूखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल इसमें से अलग अलग सींगों से निकाला हुआ खाद जो है ये आप देख रहे हैं। अब इसकी 30 ग्राम मात्रा 13 लीटर पानी के अंदर पर्याप्त है। किसी भी प्रकार के फूल झड़ने की, फल झड़ने की, फल फटने की, पौधों के अंदर वानस्पतिक उद्वार को बढ़ाने के लिए जो भी समस्या आती है उसके लिए एक पूर्ण पोषक खाद है। पानी के अंदर घोल कर स्प्रे कर सकते हैं, खाद के साथ घोल के भी इसका काम में ले सकते हैं। ये थी BD 500। इसी के अलावा इसमें अलग अलग कंटेंट मिला के इसके अंदर BD 501, BD 502 इसी तरह 8 तक की श्रृंखला तक भिन्न भिन्न तरह के इसमें सींग खाद को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज हमारा बायोडायनेमिक कंपोस्ट के अंदर BD 500 तथा बायोडायनेमिक कंपोस्ट बनाने की बात। इसमें अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरह से काम करते हैं, वो भी विषय आप साथ में जोड़ सकते हैं। इसका शोध आपकी फसलों पर स्प्रे करके देख सकते हैं। और इन समस्त चीज़ों के साथ साथ में भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे जो वास्तु और ग्रह नक्षत्र की स्थिति का जो महत्व है वो भी आप अपने परिवार में लागू कर सकते हैं। खेती किसानी के अंदर इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज जो बात कहते थे आज उस वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये हज़ारों साल पहले बिना इक्विपमेंट, बिना किसी साधन जो हमारा शोध और जो विज्ञान था वो इस तरह से परिपूर्ण था कि आज वो अच्छी तरह से लागू हो रहा है और आगे भी वो चलता रहे। आज भी हमारे जो युवा साथी है वो भी इस तरह के प्रयास करें ताकि आने वाली जो 7 साल बाद, 7 पीढ़ी बाद में भी वो अपनी पीढ़ी का, अपने पूर्वजों का बखान सही तरीके से कर सकें। धन्यवाद।